हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के CUET के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये है चैप्टर कोल्ड वार एरा एंड नॉन एलाइड मूवमेंट का। तो मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है इसमें अप टू 39, और हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम कुछ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या पैरा बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। तो ये सब क्वेश्चन हमने कर रखा है ऑलरेडी। सो अगर इसको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस CUET के लिए फर्स्ट पार्ट इसमें अपलोड किया हुआ है। तो हम अब शुरू करेंगे 50th क्वेश्चन शुरू करना है हमें, 49th क्वेश्चन जो कि आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। और देखते हैं, हम पढ़ते हैं पैसेज क्या है। इन द अप्रैल 1961 द लीडर ऑफ यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर वर वरीड दैट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका would invade communist ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of a small island nation off the coast of USA. Cuba was an ally of Soviet Union and received both diplomatic and financial aid. Nikita Khrushchev, the leader of Soviet Union, declared to convert Cuba into a Russian base. 1962, in 1962, he placed a nuclear missile in Cuba. The installation of these weapons put USA for the first time under fire from close range and nearly doubled the number of bases or cities in the American mainland which could be threatened by the USSR. तो ये पैराग्राफ है, इसमें हमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में बताया हुआ है। कौन था क्यूबा का प्रेसिडेंट? फेडरल कैस्ट्रो था। और किसने क्यूबा में मिसाइल लगाया था? वो है आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR ने। और कौन था उस समय USSR का लीडर? कौन था? निकिता खुश्चेव थे। और तो इस तरह से हम इसके बारे में देखते हैं। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ नीचे। हु वर वरीड दैट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल क्यूबा। तो यहाँ पे जो है बी आंसर है। USSR के लीडर को लग रहा था कि जो क्यूबा है उस पर शायद अमेरिका अटैक कर सकता है, और उसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे मिलिट्री मिसाइल वगैरह लगाया था। हु वाज फिडेल कैस्ट्रो? तो ये थे प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा थे जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। क्यूबा वाज एन एलाई ऑफ सोवियत यूनियन, रिसीव बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड। उसे डिप्लोमेटिक एड भी मिलता था और पैसा भी मिलता था। निकिता खुश्चेव, द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू ए रशियन बेस, ठीक है, जहाँ पे आर्मी वगैरह डिप्लॉय कर सके, वहाँ पे आर्मी मिसाइल वगैरह। इन विच ईयर न्यूक्लियर मिसाइल वाज प्लेस्ड इन क्यूबा? तो 1962 में हुआ था ये। नेक्स्ट है तो ये 5 क्वेश्चन है फर्स्ट पैसेज के। अब दूसरा पैसेज पढ़ते हैं। 3 वीक आफ्टर द सोवियत यूनियन हैड प्लेस्ड द न्यूक्लियर वेपन इन क्यूबा द अमेरिकन बिकम अवेयर। फिर 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को पता चला कि सोवियत यूनियन ने वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन रख रखा है। द US प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एंड हिज एडवाइजर वर रिलक्टेंट टू डू एनीथिंग दैट माइट लीड टू फुल स्केल न्यूक्लियर वार बिटवीन द टू कंट्री। USA के प्रेसिडेंट जो थे जॉन एफ कैनेडी थे उस समय, और उनके एडवाइजर ने ये बोला कि USA को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि दोनों कंट्री में वार हो जाए। बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट खुश्चेव टू रिमूव द मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम क्यूबा। लेकिन ये था कि उन्हें किसी भी तरह से रशिया को फोर्स करके मिसाइल वगैरह वहाँ से हटाना है क्यूबा से। कैनेडी ऑर्डर अमेरिकन वारशिप टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा एज ए वे ऑफ वार्निंग टू USSR ऑफ हिज सीरियसनेस। अगर कोई भी शिप USSR से क्यूबा जा रहा है उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने आर्मी को बोला कि उसको रोकना है, और ये एक तरह से उसको वार्निंग देना था कि तुम अगर दोबारा से यहाँ पे आओगे या दोबारा से मिसाइल वगैरह सेटअप करोगे तो देयर में बी वार बिटवीन द टू कंट्रीज। A clash seemed imminent in what came to be known as Cuban Missile Crisis. इसी को हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोलते हैं। The prospect of this clash made the whole world nervous, for it would have been no ordinary war, क्योंकि ये न्यूक्लियर वार हो जाता। Eventually to the world great relief, both the side decided to avoid war. तो दोनों साइड डिसाइड कि हम वार नहीं करेंगे। सोवियत शिप स्लो डाउन एंड टर्न बैक, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसी पैराग्राफ के बेस में। आफ्टर डैश वीक, तो आफ्टर 3 वीक ऐसा हुआ था कि पता चला USA को कि सोवियत यूनियन ने वहाँ पे वेपन रख रखा है। हु वर द रिलक्टेंट टू डू एनीथिंग? तो जॉन एफ कैनेडी और उनके एडवाइजर जो थे वो कुछ ऐसा करना नहीं चाहते थे जिससे कि लड़ाई हो जाए।
टू whom कैनेडी ऑर्डर टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू अमेरिका। सो अमेरिकन वारशिप को बोला उन्होंने कि कोई भी ऐसा शिप आता है तो उसको रोकने के लिए। व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट रिलीफ टू द वर्ल्ड होल वर्ल्ड, कि सोवियत शिप से हेडिंग टू क्यूबा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज हाई पॉइंट, बोथ साइड डिसाइडेड टू अवॉइड वार, इसकी वजह से और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज हाई पॉइंट। तो ये एक्चुअली आंसर डी नहीं है, ये आंसर ये है कि दोनों साइड ने डिसाइड किया अवॉइड वार करने के लिए, ये सबसे बड़ा रिलीफ था। सो सी द आंसर हियर। और डैश सीम्स इमिनेंट, तो जो क्लैश जो था, झगड़ा जो था, जो होने वाला था दोनों के बीच में, क्यूबा यूएसए के बीच में ओवर क्यूबा को लेके, तो ये 5 क्वेश्चन है जो हमने अभी देखा यहाँ पे। सेकेंड पैसेज से, ठीक है। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार इज ए लैंडमार्क इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। ये हम पैसे देखते हैं। इन 1945 एलाइड फोर्स लेड बाय यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस। तो एलाइड फोर्स कौन कौन से थे? यूएस था, सोवियत यूनियन था, ब्रिटेन और फ्रांस था। डिफीटेड एक्सिस पावर, कौन कौन थे एक्सिस पावर में? जर्मनी, इटली और जापान था, ठीक है। एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, 45 में वार खत्म हो गया था। द वार हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड स्प्रेड आउट टू रीजन आउटसाइड यूरोप इंक्लूडिंग साउथ एशिया, चाइना, बर्मा एंड नाउ म्यांमार एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सो ये हम देखते हैं इसका इन्फ्लुएंस और भी दूसरे कंट्रियों में देखने को मिलता है, जैसे ये कंट्री यहाँ मेंशन है। द वार डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सिविलियन प्रॉपर्टी। इस वार की वजह से बहुत सारे ह्यूमन लाइफ का नुकसान हुआ था और बहुत सारे प्रॉपर्टी डैमेज हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड अर्लियर सेकेंड द वॉर बिटवीन 1940 टू 1919। तो ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 14 से 19 के बीच में, ठीक है। तो ये लर्न करना है हमें कब हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये भी है कब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था? 1945 में, ठीक है। कौन कौन से कंट्री थे? एक्सिस पावर, एलाइड पावर, दो ब्लॉक था जो जिसके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। एलाइड फोर्सेज में यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस था, और एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान, ये ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। विच इंसिडेंट इज ए लैंडमार्क ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स? द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार लैंडमार्क था क्योंकि वार खत्म हो जाता है इसके बाद। नेक्स्ट है 1945 डैश फोर्सेज लेड द यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस डिफीटेड एक्सिस पावर लेड बाय जर्मनी। तो एलाइड पावर था जो मैंने ऊपर देखा था हमने। द वार हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड स्प्रेड आउट ओवर द, कहाँ पे होता? ये चाइना, इंडिया, बर्मा और पाकिस्तान, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, पार्ट ऑफ। सो ये था हमारा बी आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विच वार हैड अर्लियर सेकेंड द वर्ल्ड बिटवीन 1940 टू 1918। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार है, सी आंसर है इसका। द वार डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टी, ठीक है, बी आंसर है। नेक्स्ट हम अनसीन पैसेज देखते हैं यहाँ पे। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वार। जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो कोल्ड वार शुरू होता है बिटवीन यूएसए एंड यूएसआर। द वर्ल्ड वार एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। तो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है जब यूएसए बॉम्ब फेंकता है, एटॉमिक बॉम्ब जापानीज सिटी पे, हिरोशिमा नागासाकी पे। याद करना है 2 कौन सी सिटी थे और एक कब फेंका जाता है, किसने फेंका था, कौन सा बॉम्ब था, एटॉमिक था, न्यूक्लियर था, एटॉमिक बॉम्ब था, और इससे क्या इम्पैक्ट हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है। द क्रिटिक्स ऑफ यूएसए डिसीजन टू ड्रॉप बॉम्ब have argued that the USA knew that Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bomb। देखो कुछ लोग यूएसए को क्रिटिसाइज करते हैं इस एक्टिविटीज़ के लिए, बॉम्ब फेंकने के लिए, और ये बोलते हैं कि यूएस को पता था कि जापान जो है सरेंडर करने वाला है, फिर क्या जरूरत था एटॉमिक बॉम्ब फेंकने के लिए। दिस सजेस्ट दैट यूएसए एक्शन वाज इंटेंडेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन इन एशिया एंड एल्सवेयर एंड टू शो मॉस्को दैट द यूनाइटेड स्टेट वाज सुप्रीम। तो कुछ लोग जो बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं यूएस के एक्शन को कि ये जो बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब फेंकना था, इससे ये शो करना था यूएस को शो करना था सोवियत यूनियन को कि उसे कि यूएसए सुप्रीम है, और दूसरा था कि सोवियत यूनियन को कोई मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन ना हो इस एरिया में। इसकी वजह से यूएस सपोर्टर हैव आर्गूड दैट द ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब वाज नेसेसरी टू एंड द वार क्विकली एंड टू स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन एंड एलाइड लाइफ। यूएस क्या बोलते हैं कि ये बॉम्ब फेंकना जरूरी था, तो जो लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इससे वार जल्दी खत्म हो जाता और बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स के लाइफ बच जाते हैं, और दूसरा जो था कि इसमें सिविलियन के लाइफ भी बच जाते हैं। सो वॉट एवर द मोटिव, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार वाज द राइज ऑफ 2 न्यू पावर ऑन द ग्लोबल वर्ल्ड, वो था यूएसए और यूएसआर। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं इसी पैसेज बेस। व्हाट वाज ऑल्सो द रीजन फॉर द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वार। सो ये एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार जो था ये था आपका बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वार। व्हेन वाज सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड, सेकेंड वर्ल्ड वार कब खत्म हुआ था?
बोथ साइड डिसाइड टू अवॉइड वार, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यूएसए ड्रॉप बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑन ऑल द अबव। तो यहाँ पे आंसर जो है ये है आपका सी है, जबकि यूएसए ने बॉम्ब फेंका था हिरोशिमा और नागासाकी पे। हु सजेस्टेड दैट यूएसए एक्शन वाज इंटेंडेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फॉर मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन इन एशिया एंड एल्सवेयर। सो जो यूएस के क्रिटिक्स थे वो लोग बोलते थे, जो लोग यूएसए को क्रिटिसाइज करते थे, उसकी आलोचना करते थे, उन लोग बोलते थे यूएसए का मेन मकसद था यहाँ पे सोवियत यूनियन का मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन ना हो एशिया में और एल्सवेयर। हु हैव आर्ग्यूड दैट ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब वाज नेसेसरी टू एंड द वार। जो लोग यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे वो, तो यहाँ पे बी आंसर है, आंसर बी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स व्हाट वाज द रीजन फॉर अमेरिका बॉम्बिंग जापान। इसका आंसर डी है, टू स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन एंड एलाइड लाइफ्स। एक तो ये है, दूसरा जो है कि वार को जल्दी खत्म करना, यानी कि आंसर जो है डी है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, नेक्स्ट पैसेज है, द वेस्टर्न अलायंसेस वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन द नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी और नाटो अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949। इट वाज एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स। तो कितने स्टेट थे नाटो में? 12 स्टेट थे। ये लेड बाई अमेरिका था, 1949 में बना था, ये भी आपको याद रखना है। स्टेट विच डिक्लेयर दैट आर्म, और इनका क्या ऑब्जेक्टिव था कि अगर कोई भी कंट्री यूरोप जो नाटो में मेंबर है उसके ऊपर अटैक करता है तो सारे कंट्री मिल के ये समझेंगे कि उन पर अटैक हो रहा है, ऑल 12 कंट्री, एंड दे विल रिटेलिएट। सो ईच ऑफ दी स्टेट वुड बी ऑब्लाइज टू हेल्प ईच अदर। तो ईस्टर्न अलायंस इज नोन एज वार्सो पैक्ट, और उसी से यूएसएसआर ने भी एक अलायंस बनाया था, उसको वार्सो पैक्ट बनते हैं, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही था कि काउंटर करना नाटो फोर्सेस को यूरोप में। इन 1955 में बना था ये, और नाटो फोर्सेस को काउंटर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इन विच ईयर नाटो केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये है आपका 49 में, अप्रैल में। नेक्स्ट है द ईस्टर्न अलायंसेस वाज लेड बाय होम। ईस्टर्न अलायंसेस तो सोवियत यूनियन था इसका लीडर। व्हाट वाज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ वार्सो पैक्ट? टू डिफेंड यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, नहीं, टू काउंटर नाटो फोर्स इन यूरोप। यूरोप में अगर नाटो फोर्सेस कोई भी किसी भी तरह का दूसरे कंट्री में इंटरफेयर करता है तो वहाँ पे उसको रोकना। नाटो वाज एन एसोसिएशन ऑफ कितने थे? 12 मेंबर थे इसके। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्टर्न अलायंस वाज लेड बाय वेस्टर्न अलायंसेस। इसमें वेस्टर्न अलायंसेस यूएसए था, सी नहीं है, बी है, और ईस्टर्न अलायंसेस जो था यूएसआर था। ठीक है, अब ये एक और है, यहाँ पे हम पैसेज पढ़ते हैं कि कोल्ड वार थ्रेटेंड टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 2 alliances. Under these circumstances, many of newly independent countries, after gaining their independence from colonial powers such as Britain and France, were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. तो यहाँ पे जो भी नए नए कंट्री आज़ाद हुए थे ब्रिटेन फ्रांस से, उनको डर लग रहा था कि कहीं दोबारा से उन लोग अपना फ्रीडम ना खो दे अगर वो कोई किसी भी दोनों अलायंस में, चाहे ईस्टर्न या वेस्टर्न अलायंस में ज्वाइन होते हैं। तो क्रैक्स एंड स्प्लिट्स विद इन द अलायंसेस वर क्विक टू अपीयर। Communist China quarreled with USA towards the late 1950s, and in 1969 they fought a brief war over the territorial dispute. तो हमको क्वेश्चन पूछा जाता है किस क्या कारण था यूएसए और चाइना के बीच में वार होने का 1969 में? तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था। द अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज द नॉन अलाइड मूवमेंट। तो दूसरा और क्या होता है कि नाम शुरू हुआ था, जो विच गेव द न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ अलायंसेस, यानी कि नाम मतलब होता है नॉन अलाइड मूवमेंट। और ये वो कंट्रीज हैं जो कि ये नहीं चाहते थे कि नए इंडिपेंडेंट कंट्री जो बने हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार वो यूएसए या यूएसआर ग्रुप में चले जाएं, बल्कि वो अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डेवलप करे और आपस में कोऑपरेट करे डेवलप करने के लिए। तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को नाम बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी पैसे के बेस पे। व्हाट वाज थ्रेटनिंग द कोल्ड वार टू होल वर्ल्ड? सो इसका डिवीजन ऑफ इनटू 2 alliances। तो कोल्ड वार के बाद हम देखते हैं वर्ल्ड 2 पार्ट में बढ़ जाता है। व्हाई डिड मेनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वरी आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस? तो ये था कि उनका फ्रीडम कहीं ख़त्म ना हो जाए, लूजिंग द फ्रीडम ऑफ देयर ओन कंट्री इफ़ दे ज्वाइन एनी ऑफ द 2 पावर ब्लॉक, क्योंकि वो उनके खिलाफ नहीं जा पाएंगे और इस तरह से उनके अंडर रह के काम करना पड़ेगा। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द क्वारल बिटवीन चाइना एंड यूएसआर? सो इट इज़ टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो था, टेरिटरी मतलब ज़मीन को लेके दोनों में झगड़ा हुआ था। व्हाट वाज द प्रोस्पेक्टिव ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री? तो इनका ये था कि स्टे अवे फ्रॉम द अलायंसेस एंड दे फॉर्म देयर ओन ग्रुप दैट इज कॉल्ड नाम। नाम मतलब नॉन अलाइड मूवमेंट। इसके 5 फाउंडिंग मेंबर थे। जवाहरलाल नेहरू, इंडिया भी एक था उसके अंदर, इंडोनेशिया था, सुकार्नो थे वहाँ के, उसके बाद इजिप्ट था, घाना था, इंडोनेशिया था। ठीक है, सो इन विच ईयर चाइना एंड यूएसआर फॉट ए ब्रीफ वार? तो मैंने अभी बताया था 1969 में। ठीक है, और एक पैसेज है जिसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं।
Sometime countries outside the two bloc, for example, non-allied countries played a role in reducing Cold War conflict and avoiding some grave crisis. तो जब कोल्ड वार चल रहा था यूएसए यूएसआर के बीच में, तो उसमें बहुत सारे नाम के कंट्री जो थे, नॉन अलाइड कंट्री जैसे इंडिया वगैरह, उन्होंने इंटरफेयर किया था और टेंशन को दूर करने की कोशिश किया था. जैसे एग्जांपल दिया, जवाहरलाल नेहरू, वन ऑफ द लीडर ऑफ नाम, प्लेड एंड क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरिया. नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में जब टेंशन हुआ था, झगड़ा हो रहा था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू मीडिएट करे थे और इस टेंशन को कम करने की कोशिश किया था. इन कॉन्गो क्राइसिस द यूएन सेक्रेटरी जनरल प्लेड एंड की मीडिएटरी रोल. तो ये भी लर्न करना है कि कॉन्गो क्राइसिस में कौन who played important role, तो even general secretary. By and large it was realization on the superpowers part that war by all means should be avoided. कि इन दोनों सुपर पावर को लगता है कि वार किसी भी तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि अगर वार होता है दोनों कंट्री बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. दैट मेड देम एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट एंड बिहेव मोर रेस्पॉन्सिबली इन इंटरनेशनल अफेयर. एज द कोल्ड वार रोड फ्रॉम वन एरेना टू अनदर, द लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेंट वाज इंक्रीजिंगली एविडेंट. जैसे एक जगह दूसरे मूव करता रहा कोल्ड वार का अरेना या अखाड़ा, तो हम देखते हैं कि लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेंट की एक दूसरे को रोकने का कोशिश होने लगा. हाउएवर सिंस द कोल्ड वार डिड नॉट एलिमिनेट राइवलरी बिटवीन टू अलायंसेस, म्यूचुअल सस्पिशन लेड देम टू आर्म देमसेल्फ टू टीच एंड टू कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर फॉर वार. ह्यूज स्टॉक ऑफ आर्म्स वर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रिवेंट द वार फ्रॉम द टेकिंग प्लेस. ठीक है, सो ये है पैसेज है, इसका हम क्वेश्चन देखते हैं अभी. सो विच कंट्री प्लेड एन क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग कोल्ड वार. सो यहाँ पे हम देखते हैं नॉन अलाइड कंट्री जो था उसने किया था. हु वाज एन इंडियन प्ले क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन टू कोरियाज. जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने मीडिएट किया था दोनों वार के बीच में. हु प्लेड ए क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग द कॉन्गो क्राइसिस. कॉन्गो क्राइसिस इवन जनरल सेक्रेटरी ने किया था, जो ऊपर पैसेज में था. व्हाट वर द कंसिडर नेसेसरी टू प्रिवेंट वार फॉर टेकिंग प्लेस. ठीक है, सो लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट जो था, जिसमें कि दोनों को डर लग रहा था कि अगर वार हो गया तो दोनों कंट्री इक्वली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने वार नहीं किया. सो दैट इज लॉजिक ऑफ डिटरेंस. इसके बाद कुछ क्वेश्चन है रीजन और एसर्शन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो अभी के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और इवन प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So thank you.